नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने वृंद के दोहे पढ़े, वृंद के दोहों की प्रस्तावना पढ़े और अब उसके आगे हम उनकी कविताओं का अर्थ जानेंगे और उनकी कविताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं पद्य पढ़ती हूँ। कवि वृंद के बारे में, उनके जीवन के परिचय के बारे में हम लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं। अब उस और अधिक समय ना लेते हुए हम उनके पदों को देखते हैं, पदों का अर्थ पढ़ते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं उनकी कविताएं पढ़ती हूँ। कविताओं में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताती हूँ। उद्यम कभू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनियो देखी पयोद। तो विद्यार्थियों, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, लेकिन यदि हम शब्दों का अर्थ जान लेते हैं तो आपको यह आसान से दिखाई लगेंगे। यदि शब्दों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा तो आप उसे आसानी से समझ लेंगे, उसके अर्थ को जान जाएंगे। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनियो देखी पयोद। तो देखिए, एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। उन शब्दों का अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है। उद्यम का अर्थ होता है प्रयत्न। कबहू यानी कभी नहीं, ना छोड़िए, छाड़िए का अर्थ होता है मत छोड़िए। पर आशा के मोद, आशा का अर्थ आप समझ ही गए होंगे विद्यार्थियों, आस करना या इच्छा रखना। तो आप अर्थ को शब्दों के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि प्रयत्न कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर आशा का अर्थ क्या होता है? दूसरों पे आश्रित रहकर स्वयं प्रयत्न को छोड़ना नहीं चाहिए। गागरी कैसे फोरिए, उनियो देखी पयोद। गागरी का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? गागरी का अर्थ होता है गागर, जिसमें पानी भरा जाता है, या मटका कहा जा सकता है गागर को। तो विद्यार्थियों, अब हम उनियो का अर्थ होता है उसे, देखी का अर्थ होता है देखना, पयोद का अर्थ होता है बादल। बादलों को देखकर गागर, पानी से भरे हुए गागर को नहीं फोड़ना चाहिए, है ना। तो आइए अब इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। कवि वृंद कहते हैं कि दूसरों के भरोसे बैठकर अपना प्रयत्न कभी नहीं बंद करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमें मदद करेगा तभी हम कार्य शुरू करेंगे, या कोई विद्यार्थी आपको समझाएगा तभी आप पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर सीधा सीधा कवि वृंद इस बात को समझाते हैं कि दूसरों के भरोसे बैठकर अपना प्रयत्न कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे कि बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ अपना घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। गागरी का अर्थ होता है गागर, कैसे फोड़िए, गागर को नहीं फोड़ना चाहिए। बादलों को देखकर, अर्थात पानी आने वाला है ऐसा सोचकर अपने भरे हुए गागर को फोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार कवि वृंद के प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है, और नीति की बातों को समझाने का प्रयत्न कवि ने इन पदों के माध्यम से या इन दोहों के माध्यम से किया है।
कछु कही नीच ना छेड़िए, भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द है, उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। फिर से एक बार पंक्ति पढ़ती हूँ। कछु कही नीच ना छेड़िए, भलो नवा को संग, पाथर डारे कीच में, उछरी उछरी बिगाड़े अंग। तो नीच का अर्थ आप समझ सकते हैं कि जो नीच जाति के व्यक्ति होते हैं। वाको का अर्थ होता है टेढ़ा, संग का अर्थ होता है साथ, पाथर का अर्थ होता है पत्थर, डार का अर्थ होता है डालना, कीच का अर्थ होता है कीचड़ में, उछरी का अर्थ होता है उछलना, बिगाड़े का अर्थ होता है बिगड़ना, अंग का अर्थ होता है शरीर। तो विद्यार्थियों, अभी आपने शब्दों का अर्थ देखा। अब मैं उसका पूरी तरह से भावार्थ बताने की कोशिश करती हूँ। कवि कहते हैं या कवि वृंद कहते हैं, कछु कहीं नीच ना छेड़िए। किसी नीच व्यक्ति के संग उठना बैठना नहीं करना चाहिए, या किसी नीच व्यक्ति को किसी बात पर छेड़ना नहीं चाहिए, और उसके साथ ही रहना उचित नहीं है। क्या कहा है कवि वृंद ने कि नीच व्यक्ति को किसी बात पे छेड़ना और उसके साथ रहना उचित नहीं है। भलो का अर्थ होता है उचित नहीं है, उसका साथ, उसकी संगत अच्छी नहीं है। किसी नीच व्यक्ति को छेड़ना भी उचित नहीं है और उसका संग या साथ भी उचित नहीं है। इसके लिए कवि ने एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि ठीक उसी प्रकार जैसे कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हमारे शरीर पर ही उड़ते हैं और वह व्यक्ति स्वयं ही गंदा हो जाता है। अर्थात यदि कीचड़ से भरा हुआ स्थान है और उसमें हम पत्थर फेंक रहे हैं, तो वो पत्थर डालने के बाद जो कीचड़ उछलता है वह हमारे शरीर को गंदा कर देता है। ठीक उसी प्रकार नीच व्यक्ति को छेड़ने से या उसके साथ रहने से हमें बुराइयां ही हाथ लगती है। तो विद्यार्थियों, फिर से कवि ने नीति की बात समझाई है। कवि ने फिर से हमें कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश की है। तो आइए आगे का पद मैं पढ़ती हूँ। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लौ, अस्त होतु है भान। फिर से एक बार। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लौ, अस्त होतु है भान। तो विद्यार्थियों, अब मैं यहाँ पर शब्दों का अर्थ आपको बताती हूँ। जो पावे अर्थात जिसने पाया है। क्या पाया है? अति उच्च पद, उच्च पद को जिसने प्राप्त किया है। ताको का अर्थ होता है उसका, पतन का अर्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं झुक जाना, निदान का अर्थ होता है समाधान। जो तपी तपी, तप तप के, मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर में। लौ का अर्थ आप समझ सकते हैं लौ। अस्त होतु है भान, अस्त का अर्थ होता है सूर्य, भान का अर्थ होता है सूर्य और अस्त का अर्थ होता है सूर्य का अस्त होना या सूर्य का डूबना। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं इसका भावार्थ बताने की आपको कोशिश करूंगी। जो व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसका समय आने पर झुक जाना भी स्वाभाविक होता है। अर्थात जो पावे अति उच्च पद, जिस व्यक्ति ने ऊंचे पद को प्राप्त किया है, वह व्यक्ति समय आने पर झुक जाता है या समय आने पर उसका झुकना स्वाभाविक ही होता है।
कवि ने इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि उस व्यक्ति का झुकना वैसा ही है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि दोपहर के समय बहुत अधिक तपता हुआ सूरज शाम होते होते डूब जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचा है तो उसका एक अस्त समय भी आता है। उसका ऊंचे पद पर पहुंचा है तो एक समय बाद वह पतन के समय में भी आ जाता है। ऐसा कवि कहना चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे मध्याह्न के समय या भरी दोपहरी के समय सूर्य का जो ताप है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे अस्त होने के समय सूर्य का ताप समाप्त हो जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं। जो जाको गुण जान ही, सो तिहि आदर देत, कोकिल आंब ही लेत है, काग निबोरी लेत। तो फिर से पढ़ती हूँ विद्यार्थियों। जो जाको गुण जान ही, सो तिहि आदर देत, कोकिल आंब ही लेत है, काग निबोरी लेत। तो आप समझ भी आ रहा है, गुण का अर्थ आप समझते ही हैं। तिही का अर्थ होता है उसे आदर देता है। कोकिल का अर्थ होता है कोयल। अम्बही का अर्थ होता है आम का फल। काग का अर्थ आप सभी समझते होंगे, काग मतलब कौवा। निबोरी का अर्थ होता है नीम के पेड़, नीम के फल को निबोरी कहा जाता है। या नीम के पेड़ में लगने वाले छोटे छोटे से जो फल होते हैं उसे निबोरी कहा जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं इसका भावार्थ पढ़ती हूँ। कवि कहते हैं कि जो जिसके गुण जानता है उसी को पसंद करता है। जैसे कोई मीठी वस्तु हमें अच्छी लगती है और हम जानते हैं कि यह मीठा है, तो वो स्वाभाविक रूप से हमें अच्छी लगने लगती है। फिर से, जो कवि कहते हैं कि जो जिसके गुण जानता है उसी को पसंद करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोयल स्वादिष्ट आम खाती है और कौवा नीम के फल निबोरी से ही संतुष्ट हो जाता है। कोकिल का अर्थ क्या है? कोयल। कोयल किसे पसंद करती है? आम के पेड़, आम के फल को। और कौवा जो है वो निबोरी के फल से ही संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार कवि ने फिर से यहाँ संदेश दिया है और एक नीति की बात हमें समझाने की कोशिश की है। आइए आगे। आप अकारज आपनो, करत कुबुद्धु के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। फिर से, आप अकारज आपनो, करत कुबुद्धु के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। तो आइए विद्यार्थियों, कुबुद्धु का अर्थ होता है बुद्धिहीन और अकारज का अर्थ होता है अपना ही नुकसान करना। पाय का अर्थ होता है पैर, कुल्हाड़ी आप सभी जानते हैं। मारत का अर्थ होता है मारना। मूर्ख आप सभी परिचित होंगे, मूर्ख व्यक्ति या मूर्खता शब्द से आप सभी परिचित हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं इसका भावार्थ पढ़ती हूँ। आप अकारज आपनो, करत कुबुद्धु के साथ। तो कुबुद्धु और मूर्ख दोनों ही बात एक से जुड़ी हुई है। बुद्धिहीन का साथ करने वाला स्वयं का नुकसान कर बैठता है। जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के साथ संगत करता है या उसके साथ मित्रता रखता है, वह स्वयं का नुकसान कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मूर्ख व्यक्ति अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो विद्यार्थियों, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि बुद्धिहीन व्यक्ति के साथ मित्रता करने पर
स्वयं का नुकसान होता है। यहाँ पर फिर से कवि ने नीति के माध्यम से एक संदेश देने का कार्य किया है कि मूर्ख व्यक्ति या बुद्धिहीन व्यक्ति के साथ रहने से हमारा नुकसान ही होता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम अंतिम पद की ओर जाते हैं। कूल कपूत जानियो परै, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। तो आइए विद्यार्थियों, डबल से मैं पढ़ती हूँ आपको समझाने के लिए। कूल कपूत जानियो परै, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। तो यहाँ पर कुल कपूत, कुल का कपूत, कुल के कपूत, कुल का अर्थ होता है खानदान, और खानदान का नाम रोशन करने वाला पुत्र। शुभ का अर्थ होता है उसके अच्छे गुण, और होनहार यानी आप समझ ही सकते हैं कि होशियार। बिरवान का अर्थ होता है पेड़, पात का अर्थ होता है पत्ते, चिकने का अर्थ होता है स्मूथ पेड़। तो आइए विद्यार्थियों, अब आपने शब्दों का अर्थ जान ही लिया है, अब मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। पालने में ही बालक के अच्छे बुरे लक्षण देखकर हम यह पहचान सकते हैं कि वह कपूत है या सपूत। तो विद्यार्थियों, कपूत का अर्थ होता है बुरा पुत्र, और सपूत का अर्थ होता है अच्छे लक्षण वाला पुत्र। यदि बच्चे के पालने में ही उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि वह कपूत होगा या सपूत। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पत्तों की चिकनाई को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पौधा अच्छा पेड़ बनेगा या नहीं। क्या क्या सीखा आपने कि पत्तों की चिकनाहट को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पौधा अच्छा पेड़ बनेगा या नहीं। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने बहुत कुछ देखा। कवि की बहुत सी बातों के माध्यम से हमने उसे सीखने की कोशिश की है। तो चलिए विद्यार्थियों, धन्यवाद। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।